नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो बच्चे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड 12th हिंदी दिगंत भाग 2। और आप सभी को पता है कि जो हमारा गद्य और पद्य था वो तो कभी से कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद जो प्रतिपूर्ति स्टार्ट की थी जिसमें 3 स्टोरियाँ थी और ये सभी विदेशी कथाकारों के द्वारा लिखी गई थी, उसमें से भी हमने 2 स्टोरी पढ़ ली है। जो पहली स्टोरी का नाम है रस्सी का टुकड़ा, जो गाइडी मुपासा जी के द्वारा लिखा गया था। और जो दूसरी स्टोरी थी, दूसरी कहानी थी हमारी क्लर्क की मौत, जो अंतोन चेखव जी के द्वारा लिखी गई थी। आज देखिए, हम यहाँ पर एक नई स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रतिपूर्ति का भी ये लास्ट चैप्टर कहा जाएगा। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 में प्रतिपूर्ति की लास्ट कहानी, जिसका नाम है पेशगी और जो लिखी गई है हेनरी लॉपेज जी के द्वारा, तो ये इस कहानी को आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कहानी में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम हेनरी लॉपेज के जो जीवन है उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका जीवन क्या है, किस पद पर है, क्या क्या किस देश के है, जन्म कब हुआ था, ये सारी चीज़ें जितने भी हमें बुक से जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार हम कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे पहले। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पेशगी में क्या बताया गया है। ठीक है, पेशगी क्या किस चीज़ की है, इसमें क्या कहानी है, कथानक किस तरह का है, उसके बाद में इस कहानी को पूरी को पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। ये है हमारे हेनरी लॉपेज। और हेनरी लॉपेज का जो जन्म हुआ था, जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ था सन 1937 ईस्वी में, यानी कि 1937 ईस्वी में। अब आते हैं यहाँ पर स्थान की बात आते हैं कि वे कहाँ के हैं, मतलब उनका जो स्थान है वो कहाँ का है। तो अफ्रीकी देश है, एक अफ्रीकी देश कहेंगे, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है कांगो। कहाँ के है वे? कांगो के है। ठीक है, तो उस अफ्रीकी महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीकी देश है नहीं, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कांगो। तो कांगो के वे रहने वाले हैं, तो कांगो उनका क्षेत्र कहा जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर उनकी रचना की बात आते हैं। तो रचना के क्षेत्र में देखिए उन्होंने क्या करा है, एक कहानी लिखी है जो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में, जिसका नाम है पेशगी। क्या नाम है? पेशगी। पेशगी का मतलब होता है आपने किस तरह से कहानी को पेश किया है, प्रस्तुत किया है। तो उनकी ये पेशगी किस प्रकार की है, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। अब देखिए, पद की बात करते हैं या फिर विशेष लिख लेते हैं हम, कुछ यहाँ पर विशेष लिखते हैं। किसके बारे में? हेनरी लॉपेज के बारे में विशेष। तो उनके जीवन में विशेष क्या है, देखिए कि वे कांगो देश के वित्त मंत्री जानते, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कहाँ के? कांगो देश के ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और अभी देखिए ये क्या कर रहे हैं, वर्तमान की बात बताते हैं, क्योंकि अभी वे जीवित अवस्था में है। वर्तमान में देखिए ये क्या है, यूनेस्को के संस्कृति और संचार विभाग बोलेंगे हम, संचार विभाग के महानिदेशक है। क्या है ये? महानिदेशक के पद पर अभी भी आसीन है। निदेशक के पद पर आसीन अभी, यानी कि आरूढ़ है। अभी वर्तमान में संस्कृति और संचार विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। कहाँ पर? यूनेस्को में। ठीक है, तो ये उनका थोड़ा सा हेनरी लॉपेज का जीवन परिचय हो गया है कि जन्म हुआ था 1937 में, स्थान है अफ्रीकी देश कांगो में, यानी कि कांगो के रहने वाले थे। रचना उनकी यहाँ जो बताई गई है पेशगी, और पेशगी क्या है, एक कथा के रूप में हमारे सामने आई है। विशेष में देखें तो कांगो देश के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में यूनेस्को के संस्कृति और संचार विभाग के महानिदेशक के रूप में अभी भी आसीन है, अभी भी कार्यरत है। अब चलते हैं हम इनके कहानी की तरफ, और कहानी से पहले जो हमारी बुक में जो उनके विषय में बताया गया है वो भी हम पढ़ेंगे, जीवन के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं।
हेनरी लोपेज सन 1937 में इनका जन्म हुआ था। अफ्रीकी देश कांगो में जन्मे हेनरी लोपेज हमारे समय के अत्यंत समर्थ लेखक हैं। वे कांगो देश के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में यूनेस्को में संस्कृति और संचार विभाग के महानिदेशक हैं। वर्तमान अभी की बात बता रहे हैं। अति व्यस्त दिनचर्या एवं सक्रिय राजनीतिक जीवन के साथ साथ लोपेज ने अपने लेखकीय कर्म को भी उतनी ही गंभीरता से निभाया है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर कोई व्यक्ति आसीन है तो आप सोचिए कितनी व्यस्त है, और इतनी व्यस्तता के साथ भी वे कला प्रेमी है, कथा प्रेमी है। कथा लिखना उनका, साहित्य लिखना या रचना काल में समय देना उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य है, या उनका कोई शौक है तो उस शौक को भी वे पूरा करते हैं। तो गंभीरता से निभाया उन्होंने ये कार्य। उनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। क्या दिखाता है? कि जो विकसित लोग हैं और जो विकासशील है, यानी कि जो सक्षम लोग हैं, यहाँ पर हम समर्थ लोगों की बात करते हैं, जो समर्थ है और जो असमर्थ है। क्या है? असमर्थ है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। इस तरह उनका लेखन न केवल अफ्रीका बल्कि दुनिया की बृहत्तर आबादी, उसके जीवन और उसकी पीड़ा का रचनात्मक साक्ष्य बनकर प्रस्तुत होता है। तो कहानी में अब मैं देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। ये तो हमने यहाँ पर हेनरी लोपेज के जीवन के बारे में पढ़ा है और उनके विचार के बारे में पढ़ा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो स्टोरी पेश की वो क्या है। क्या होता है कि कांगो देश में ही एक महिला होती है, वह मतलब मेड का काम करती है। मेड जो हम हमारे देश में बाई का काम बोलते हैं, तो नौकरानी का काम करती है। तो नौकरानी होते हुए वो अपनी मालकिन को मैडम कह के पुकारती है। तो जो मैडम होती है वो, उसके पति उसको टॉर्चर करते हैं, तो वो सारा गुस्सा उस नौकरानी के ऊपर निकालती है। और फ्रैंकोआ नाम की एक लड़की होती है मालकिन की, जिसकी देख रेख ये जो नौकरानी है वो करती है। तो ये जो नौकरानी है वो अपने पूरे जीवन को यहाँ पर उतार देती है। उसके जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे संपन्नता और विपन्नता के बीच की दूरी होती है, कि जो सक्षम लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, जो असमर्थ लोग हैं, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, जो असक्षम व्यक्ति है, उन लोगों के साथ में किस तरह का बर्ताव करते हैं, उस बर्ताव को यहाँ पर व्यक्त किया गया, उस भावनाओं को, उनकी भावनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो ऐसी कहानी यहाँ पर है जिसे हम हेनरी लोपेज के द्वारा लिखी गई पेशगी कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी यहां से हमारी शुरू हो जाती है। यह है पेशगी। अच्छा नहीं है, छोटी बच्ची ने मुंह बिचकाते हुए कहा। मुंह बिचकाते हुए यानी कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई स्वाद में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो, या फिर देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आपका फेस का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह का होगा। तो ऐसे ही मुंह को ऐसे दबाते हुए उसने कहा कि अच्छा नहीं है। हाँ है। फ्रैंकवा, देखो फ्रैंकवा कौन है? एक बच्ची का नाम है। या कहते हुए कार्मेन ने, कार्मेन कौन है यहाँ पर देखिए, कार्मेन कौन है? नौकरानी। जो नौकरानी का नाम आता है वो क्या है? कार्मेन। और जो बच्ची है, बच्ची कौन है? फ्रैंकवा। बच्ची कौन है यहाँ पर? किसके लिए आएगा? बच्ची फ्रैंकवा है। उसका नाम क्या है? फ्रैंकवा। आपको याद रखना होगा। ठीक है। कार्मेन ने खुद संतरे का एक चीरा मुंह में डाल दिया, फिर उसने आंखें मूंद ली और छोटी लड़की उसे स्थिर भाव से देखती रही। पूरा खा लो। अब देखिए, जब आप संतरा मुंह में डाल रहे हो तो मान लीजिए खट्टा है तो आपकी आंखें बंद होगी? नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि उसकी खटास से हमारी आंखें अपने आप ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है और ये अकर्मक क्रिया में अपने आप आ जाएगा। कब अकर्मक क्रिया होगी हमें पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए कार्मेन ने उसे संतरे का चौथाई भाग दिया। ऐसा लगा जैसे पुरोहित अपने जजमान को अर्पित कर रहा हो, लेकिन छोटी बच्ची ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। अब तक 7 बज चुके थे। कार्मेन को काम निपटाने की जल्दी थी, क्योंकि वह मालकिन से अब तक नहीं पूछ पाई थी कि वह तेज आवाज में बोलने लगी और कठोर दिखने लगी। फ्रैंकवा, अब खाती हो या तुम्हारी माँ से जाकर बताऊं? पर बच्ची ने एक नहीं माना। कुछ नहीं खाया उसने। जो कार्मेन थी यानी नौकरानी थी, उसने कई बार फ्रैंको को कहा कि तुम खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। क्या? संतरा। घर की मालकिन अपने पति के साथ बैठक में थी। वह ब्रिज खेलने के लिए आमंत्रित मित्रों का मनोरंजन कर रही थी। वह पहले ही कई बार कार्मेन को मना कर चुकी थी कि जब वह अपनी कंपनी में होती है तो उसे तंग नहीं करे। ऐसे में कार्मेन भला वह साहस जुटा पाती कि उन लोगों की मौज मस्ती में खलल डाले। खलल का मतलब होता है दखल या विघ्न, आप विघ्न भी बोल सकते हैं या बाधा।
या फिर क्या हो सकता है बाधा, कई नाम हो सकते हैं खलल के, ठीक है। तो जब मालकिन जो थी उसकी, वो कंपनी में, यानी कि उसके हस्बैंड जो पति थे, उसके पति के जो दोस्त आए हुए होते थे, उनके मनोरंजन में जब लगी हुई होती थी, तो वो कहती थी कि मैं जब कंपनी में हूँ तब तुम मुझे डिस्टर्ब ना करा करें। तो जब कारमेन जो बात कहना चाहती थी अपनी मालकिन से, तो क्या अगर मालकिन ने ऐसी बात कह दी है तो क्या वो अपनी मालकिन को डिस्टर्ब करके अपने मन की बात बताना चाहती? उसे फटकार सुनने का डर नहीं था। वह मानती थी कि लोग आवाज में बोलकर खुद का तनाव दूर करते हैं। और चौकीदार फर्डीना, क्या नाम था उसका, फर्डीना के अनुसार चूंकि मैडम का पति उसे रोज पीटता था, चौकीदार सब जानता था कि मैडम और पति के बीच का जो संबंध है वो कैसा है, तो उसके अनुसार जो रोज पीटता था वो अपना गुस्सा नौकरों पर उतारती थी। अब जो मालकिन थी वो क्या करती थी कि जब मालकिन के पति उसे पीटते थे तो वो सारा गुस्सा वो अपने नौकरों पर, यानी कि कारमेन पर या फिर फर्डीना के ऊपर उतारती थी। तो ये चौकीदार फर्डीना जानता था। इसमें नाराजगी क्यों? शांत चित्त से इसे स्वीकार करना ही कहीं बेहतर था, लेकिन अपरिचितों एवं अन्य लोगों के सामने डांट सुनना थप्पड़ खाने से भी ज्यादा बुरा था। इसलिए कारमेन ने रुकना मुनासिब समझा कि अगर इतने लोगों के बीच में अगर मालकिन मुझे कुछ भला बुरा कह देगी तो अकेले में थप्पड़ खाने से ज़्यादा इंसल्ट महसूस होती है सबके सामने अगर इंसल्ट कर देते हैं। तो इसलिए उसने सोचा कि चुप रहना ही ज़्यादा अच्छा है, मैं बाद में जब भी मालकिन अकेले में होगी मैं उनसे पूछ लूँगी। और फिर मैडम को एक बुरी आदत थी, वह बच्ची के साथ इस तरह बात करती मानो वह वयस्क हो। वयस्क का मतलब क्या होता है? जो अडल्ट होते हैं, युवा होते हैं, बड़े होते हैं, 18 ईयर्स क्रॉस कर लिया है जिन्होंने 18 ईयर्स 18 साल से ज़्यादा हो गए हो, वयस्क हो गए हो, इस तरह से मैडम उनसे बात करती थी, बच्ची की तरह बात नहीं करती थी। फ्रैंकवा मेरी प्यारी बच्ची है, तुमने आज खाने में क्या लिया? और छोटी फ्रैंकवा एक एक कर सुनाती। उसे यह बताने में मजा आता कि उसने तो डेजर्ट में कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि जो संतरे कारमेन ने दिए थे वे सड़े थे। और मैडम इस बात के लिए कारमेन को डांटती कि उसे बताया क्यों नहीं, वह भी खास कर तब जबकि उसने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि डेजर्ट के बिना बच्चों का आहार पूर्णतया संतुलित होता है, आदि आदि। आमतौर पर कारमेन इन सब बातों को गंभीरता से सुन लेती थी, मतलब सीरियस होकर सुन लेती थी कि मालकिन मुझे क्या ऑर्डर दे रही है, उन सारी बातों को मुझे सुनना और बाद में अगले दिन उसे फॉलो करना है। आगे देखिए कि उसके गांव एक पूरे मौके लेके में सिर्फ इस बात की अहमियत थी कि बच्चे का पेट भर जाए, वह भूखा नहीं रहे, कि किसी से भी पेट भरे। मतलब गांव में ये होता है कि जो कारमेन थी उसके विचार से ये था कि मेरे गांव में तो सिर्फ ये विचारधारा चलती कि बच्चे का पेट भरना चाहिए। आप किससे भरे हो, डेजर्ट खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, डिनर खा रहे हो, लंच खा रहे हो, आप क्या चीज़ ले रहे हो उससे मतलब नहीं है, बस बच्चा पेट भर के खाना खा लिया है, कैसा भी खा लिया है। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें संतुलित आहार की चिंता होती तो उसका कभी अंत नहीं होता। पर कारमेन को हरगिज भूलना नहीं चाहिए कि वह मालकिन से नहीं पूछ पाई थी। अब जो कारमेन जो बात पूछना चाहती थी मालकिन से, अभी तक वो मालकिन से वो बात अपनी पूछ नहीं पाई थी, क्योंकि कोई ना कोई बात उसके बीच में आ ही रही थी। उसके सामने एक चारा था। चारा का मतलब होता है एक ही उपाय, चारा यानी कि उपाय, चारा यानी घास से मत समझ लेना, कि एक ही उपाय था, वही करना जो उसे खिलाने के लिए उसकी माँ करती थी। सो एक हाथ से उसने बच्ची का मुंह खोला और दूसरे हाथ से फल का टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया, जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया, ठीक है। फ्रैंकवा चीख पड़ी, जोर से चिल्लाई, इसका अंदाजा तो था ही। वह चिल्लाती रही, गुस्से से उसका गला बैठ गया। गलियारे में टाइल में से बने फर्श पर धम धम हथौड़े पीटने की सी आवाज आ रही थी, और यह आवाज मैडम के कदमों की थी जो दौड़ी चली आई और कारमेन की जीत हुई। मतलब वो जो कारमेन थी वो मैडम को बुलाना ही चाहती थी, क्योंकि जहां मैडम थी वहां पर जाकर कारमेन उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि जो मैडम है या मैडम के हस्बैंड है कोई और उसे डांट सुनाए या डांट दे, इसलिए वो ऐसा उसने कुछ किया कि बच्ची को ही जोर से चिल्ला। उसको पता था कि बच्ची चिल्लाएगी तो माता जो उसकी माँ है वो दौड़कर चली आएगी, तो कारमेन ने ऐसा ही किया कि मुंह खोला, बच्ची के मुंह में फल डाला और बच्ची जोर से चिल्लाई और माँ दौड़ी चली आ गई। कारमेन का काम हो गया। देखो यहाँ क्या हो रहा है, मैडम वह नहीं खाना चाहती है, ओह जबरदस्ती नहीं करो, बेचारी छोटी सी बच्ची, उसके लिए रेफ्रिजरेटर से कुछ अंगूर ला दो, उसे अंगूर पसंद है। मैडम ने छोटी बच्ची के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे कई बार चूम लिया। कारमेन यूरोपियन तरीके की डेजर्ट लेने चली गई। जब वह वापस आ रही थी तो मैडम से उसकी मुलाकात हॉल में हो गई। वहाँ उसने मन की बात छेड़ दी, पर उसे लगा कि बहुत उचित अवसर नहीं था। अब उसे लगा कि मैंने जो बात उसको बताई है वो सही नहीं है और ये समय सही नहीं है ना। ये किसको लगा? कारमेन को। फ्रैंकवा भजे में अंगूर खा गई, मजे में,
क्या हो गया, मजे में अंगूर खा गई। अंगूर निश्चय अच्छे रहे होंगे इसलिए खा लिए, क्योंकि ये बातूनी लड़की चुपचाप शांत होकर उन्हें खा रही थी। उनका स्वाद जानने के लिए एक दिन कार्मेन को खुद कुछ अंगूर चुरा कर खाने रखने ही होंगे। मतलब अब कार्मेन को लगा कि अंगूर होते कैसे हैं, उसे पता नहीं था कि ये अंगूर का स्वाद कैसा है। उसने तो फिर देखे थे कि अंगूर कैसे है। एक इतनी बोलने चलने वाली, इतनी चंचल बच्ची चुपचाप बैठकर अंगूर खा रही है, तो हो सकता है उसका स्वाद कैसा हो। अब कार्मेन को लगा कि मुझे भी खाने चाहिए, तो उसने चुरा कर थोड़े से अंगूर रख डाले। छोटी लड़की खाने में व्यस्त रही और इस बीच कार्मेन ने अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछ लिया। उसके दिल पर इस बच्ची के लिए ममता भरी थी। कार्मेन, यहाँ पर कारसेन, कहीं कहीं पर अगर शब्द की मिस्टेक है तो इसे सही करना है ऐसे कि कार्मेन उसके साथ तब से जानता था जब वह सिर्फ 2 महीने की थी। जानती थी जब वह सिर्फ 2 महीने की थी। व्यवहारत उसने ही बच्ची को पाला था। फ्रैंकोआ मैडम की छोटी बेटी थी तो उसकी भी, यहाँ तक कि यदि वह काम छोड़ भी दे या मैडम उसकी छुट्टी भी कर दे तो भी समय समय पर आकर फ्रैंकोआ को बड़ी होते देखने में वह खुद को नहीं रोक पाती थी कि जो वो 2 महीने की तब से उसने फ्रैंकोआ को पाला पोसा था। तो जैसे वो मैडम की बच्ची थी वैसे वो खुद की बच्ची समझती थी। तो उसको देखना अब उसके लिए एक आदत सी हो गई थी कि छुट्टी भी ले लेती थी तब भी वो एक समय समय पर आकर उसको बड़ी होते हुए देखती थी कि अब ये कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि उसको पाल पोस के उसने बड़ा किया था। कार्मेन उस पर आना दो आना तक खर्च कर लेती थी। आना दो आना क्या होता है, पहले की एक मुद्रा होती थी कि बहुत कम पैसे होते थे तो कुछ पैसे उस पर खर्च भी कर देती थी। फिर उसके कपड़े बदले बिस्तर पर लिटा दिया। तब तक 7:30 बज चुके थे, रात हो चुकी। माकेले वाले पहुंचने के लिए उसे अब भी 1 घंटा चलना पड़ेगा, लेकिन फ्रैंकोआ नहीं चाहती थी कि उसकी आया उसे छोड़कर कहीं जाए। झुंझला देने वाली अपनी जिद्दी आदत पर अड़ी रही कि अब वो जो फ्रैंकोआ थी वो कार्मेन को जाने ही नहीं दे रही थी। वो बहुत जिद थी कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। फ्रैंकोआ को भी उसका साथ बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो उसे वहां से कार्मेन को जाने ही नहीं देना चाहती थी। और वह चाहती थी कि कार्मेन उसे एक लोरी सुलाकर सुना दे। सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा। अब कार्मेन लोरी गाने लग गई भाई, देखिए, ठीक है। और बच्ची, इसके बाद दूसरा गाना होता, मतलब लोरी कोई एक पर्टिकुलर लोरी नहीं होती थी, बहुत सारे गानों को मिक्स करके और फिर कार्मेन उसे लोरी सुनाती थी। वैसे तो दूसरी लोरी सुनते सुनते बच्ची सो जाती, पर उस शाम 3 गानी पड़ी। कार्मेन गाती रही पर उसका ध्यान कहीं और ही था। वह फ्रैंकोआ के बारे में सोचती रही, जिसे वह अपनी संतान की तरह ही प्यार करती थी। वे दोनों एक ही उम्र के थे पर कितने भिन्न। फ्रैंकोआ एकदम निडर थी। वह बेहिचक बड़े बुजुर्गों के साथ बात करती, नौकरों पर हुक्म चलाती और अर्धी से कपड़े कपड़े पसंद करने में नाक बहुत सिकोड़ती। पर उसके बेटे हेक्टर की बोली नहीं फूटती। हेक्टर जो कार्मेन का बेटा था और वह उसकी तुलना फ्रैंकोआ से कर रही थी कि फ्रैंकोआ कितनी चंचल और निडर थी, बेझिझक वह किसी से भी बात कर लेती थी। और हेक्टर था कि किसी के सामने बोलता भी नहीं था। फूटता का मतलब उसकी आवाज़ निकलती तक नहीं थी। वह लजालू था। लजालू का मतलब क्या होता है, शर्मीला था, पर अजनबियों से दूर रहता था। वह शर्मीला था, जो अनजान अजनबी लोग थे उनसे थोड़ा सा दूर रहता था। बेझिझक नहीं होती थी उसे। अभी से उसकी आंखों में उदासी छाई थी। फिर भी दोनों बच्चे एक ही पीढ़ी के थे, एक ही भाषा बोलते, पर क्या एक दूसरे को समझ पाएंगे? कार्मेन यह सब ईर्ष्यावश नहीं सोचती, पर वह इतना जरूर चाहती थी कि हेक्टर की अच्छी परवरिश हो। लेकिन वह कैसे संभव हो? समाज और मानव स्वभाव दोनों को बदलना होगा। ठीक है, कैसे सब बदलना होगा? क्योंकि कहीं पर संपन्नता है, जैसे फ्रैंकोआ संपन्न परिवार में रहती है तो हेक्टर विपन्न परिवार में रहता है। उसके पास वो सारी सुविधाएं नहीं है जो फ्रैंकोआ के पास है, इसलिए वह बेझिझक है, उसको सारी सुविधाएं मिल रही है, इसलिए वो थोड़ी सी चंचल और मनचलन है। और यहाँ हेक्टर अपनी असुविधाओं के कारण और आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण थोड़ा सा शर्मिला और थोड़ा सा ऐसा, मतलब खिंचा सा व्यक्तित्व वाला बच्चा था। उस दिन काम पर जाने पर उसका जरा भी नहीं दिल करा। पूरी रात बेचारा छोटा सा बच्चा रोता रहा। उसके पेट में दर्द था, दूसरे दस्त लगा था। कम से कम 3 बार उल्टी आई थी। पहली बार तो उसे कुछ आराम मिला था, लेकिन अंतिम बार पेट में मरोड़ पड़ता रहा।
कुछ ही बाहर नहीं आया, कुछ भी बाहर नहीं आया। बच्चे का दर्द एकदम झलक रहा था, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और माथे पर पसीना आ गया था। तो बिल्कुल घबरा गई। कौन? जो कारमेन थी, वो बिल्कुल घबरा गई कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। पहले ही वह अपने 2 बच्चों को खो चुकी थी। हेक्टर के पहले 2 बच्चों को ऐसे ही बीमारी के कारण खो चुकी थी, इसलिए कारमेन थी जो यहाँ पर थोड़ी सी चिंतित हो रही थी कि हेक्टर को अचानक से क्या हो गया है जो इस तरह से परेशान हो रहा है। वो बदहवासी यानी कि उथल फुथल, जब हम कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ है। एक माँ अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को हाथ में लेके बैठी है या अपने बीमार बच्चे को देख रही है, तो थोड़ी अफरा तफरी से हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? बदहवासी। तो बदहवासी में उसने उसी माहौल में सोई अपनी माँ को जगा दिया होता तो, पर उसने खुद को संभाला। उसे डर था कि माँ समय गंवाए बिना उसे ओझा के पास ले जाएगी, और जैसा कि पहले दोनों बच्चों के साथ हो चुका था और वे मर गए थे, इसलिए ओझा के पास, अगर ओझा क्या होता है? एक तरह से झाड़ा फूका वाला होता है, उसको बोलते हैं ओझा। तो ओझा के पास ले जाएगी, झाड़ फूक से तो मेरे 2 भाई बहन भी मर गए थे, हो सकता है मैं भी मर जाऊं, तो इसलिए उसने नहीं उठाया। फिर भी हर बार उसे अपनी आमदनी के बराबर चढ़ावा देना पड़ता था, और उनकी मौत के, क्योंकि कौन लेकर जाएगी? यहाँ पर जो कारमेन थी, अगर वह जल्दबाजी में हेक्टर को वहाँ ले जाती तो हो सकता है 2 बच्चे जो ओझा के पास गए थे तो मर गए थे, तो हो सकता है ये हेक्टर भी मर जाए, तो इस डर से वो नहीं लेके जाती। लेकिन उसे हर बार अपनी जो भी इनकम होती थी उसका चढ़ावा देना पड़ता था, चाहे वह जाए चाहे नहीं जाए। और उनकी मौत के बाद स्थिति तो बदतर हो गई थी। तांत्रिक ने तो बच्चों की मृत्यु का कारण उसे ही घोषित कर दिया था कि तुम्हारी वजह से मरी है। तांत्रिक, क्योंकि वो डॉक्टर के पास तो लेकर नहीं गई थी। तो कांगो जो देश था वो थोड़ा सा ऐसा ही अंधविश्वास को मानने वाला, और वहाँ पर पिछड़ापन ज़्यादा था। पिछड़ेपन ज़्यादा होने के कारण कुरीतियाँ ज़्यादा थी, तो कुरीतियों के कारण इस तरह की वहाँ वारदातें होती थी। अपने माता पिता द्वारा चुने गए वर से शादी करने से वह 5 वर्ष तक इनकार करती रही थी। इतना ही नहीं, उसे एक के बाद एक आती बूढ़ियों का बकवास भी झेलना पड़ता था। बकवास कि जो बूढ़ी औरतें आकर उसे कहती थी कि भाई तुम अभी तक शादी नहीं कर रहे हो, कारमेन की बात बता रहे हैं, तो वह उनके ताने भी सुनती थी, लेकिन वो इनकार करती रही, मुझे शादी नहीं करनी है। मानो बच्चों की मौत का गम कुछ कम हो, वे उसी बात को बार बार दोहराती और अपनी बात मनवाने के लिए दबाव में देती। वे उस पर दबाव डालती थी कि या तो भगवान पूर्वज आत्माओं की मर्जी को स्वीकार करे या बेचारे बच्चों की नियति। उसे किटोंगा प्लेबियन से शादी कर लेनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वह एक अच्छा सौदा नहीं था? आगे देखिए, सौदा यानी कि जो समझौता हो रहा है, जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्या वो अच्छा नहीं था? आगे देखिए कि सरकारी ड्राइवर की ड्यूटी के बाद वह खुद अपना मालिक था। क्वेज इंडो चाइना में उसकी 4 टैक्सियां चलती थी। उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जिससे कारमेन को शादी करनी है, ठीक है। एक दुकान, एक बार भी थे। किटोंगा उसका भार उठा लेगा। किटोंगा कौन है? वह व्यक्ति जिसके साथ कारमेन की शादी करनी है। उसे और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ, उसे पहले से ही 2 बीवियां थी। उनमें से एक बेक कांगो में थी और दूसरी क्वेज में बार चलाती थी। यानी कि जो किटोंगा था उसकी पहले से 2 मैरिज हो चुकी थी और दोनों उसकी पत्नियां थी। तो पत्नियों के होने के बावजूद भी कारमेन से उम्मीद की जा रही थी कि वह किटोंगा से शादी कर ले। आगे देखिए कि वह यह सब सोच ही रही थी कि इतने में उसके बेटे ने बुलाया, और वह, उसका बेटा कौन था? हेक्टर। हेक्टर ने उसे बुलाया और उसकी चटाई पर सोना चाहता था, यहाँ पर चाहेगा। उसे अकेले में डर लगता था, क्या वह सुबह तक बचेगा? उसको लगता था कि क्या मैं बचूंगा या मर जाऊंगा, क्योंकि बीमार था वो, उसको उल्टी हो रही थी, दस्त हो रहे थे, और वो ढंग से कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ खा नहीं पा रहा था, पेट में मरोड़ हो रही थी। तो उसको लगा कि कहीं मैं बच पाऊंगा, नहीं बच पाऊंगा, इसलिए वो अपनी मम्मी के पास, अपनी माँ के पास चटाई पे सोना चाहता था। कुछ बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके माता पिता तुरंत फोन उठाकर नंबर डायल करते हैं और सीधे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर वह सब करता है जो आवश्यक होता है और उन्हें भरोसा दिलाता है, पर गरीब लोग नहीं। गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, इसलिए वो ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाकर अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या ओझाओं और तांत्रिकों के पास इतनी क्षमता होती है कि वो मेडिकल साइंस यानी कि जो एक वैज्ञानिक तरीके से जो बीमारी हुई है उसका निवारण कर सके? सबसे नजदीक वाले दवाखाने रात में बंद रहते हैं और अस्पताल में जिस नर्स से पाला पड़ता है वह बदमिजाज होती है। बदमिजाज का मतलब बहुत बदतमीजी तरीके से बात करती है। तो यहाँ पर समाज की इस
तरह की संकीर्णता को भी यहाँ लेखक ने हेनरी लॉपेज में प्रस्तुत किया है कहानी के माध्यम से, कि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए हर जगह एक परीक्षा होती है, हर स्तर पर एक परीक्षा को पास करके ही उन्हें निकलना होता है। उन परीक्षाओं को पास न कर सके तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए वो उन जगहों को, उन स्थानों पर जाना ही पसंद नहीं करते। वह हंगामा कर देती है क्योंकि लोग उसे नींद से उठाने की जरूरत करते हैं। यहाँ तक किसी डॉक्टर के पास जाने का सवाल है। शहर के अच्छे भाग में रहने वाले लोग रात में किसी अरे गहरे के लिए दवा खाना भी नहीं खोलते हैं, और फिर वह ख्याली पुलाव ही तो पका रही है। किसी प्राइवेट डॉक्टर से दिखलाने में पैसे भी तो लगते हैं कि अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास गए तो पैसे लगेंगे, जो कारमेन के पास नहीं थे। अपने बच्चे को ठीक करने की जद्दोजहद में लगी हुई थी, लेकिन वो किस तरह से ठीक करे, बस यही बात वो रात को सोच रही थी। आखिरकार सुबह होते होते बच्चा सो गया। जहां तक कारमेन का सवाल था, उसे उठकर काम पर जाना था। अब बच्चा बीमार था, सो गया, लेकिन काम पर नहीं जाएगी तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। छुट्टी ले नहीं सकती क्योंकि उसे ये डर था, क्योंकि उसकी मालकिन ने उसको पहले से ही बता दिया था कि तुम छुट्टी लोगी, अगर तुम घर पर रहोगी तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब नौकरी से निकाल देने के डर से अपने बीमार बच्चे को घर पर छोड़कर और काम पर चली गई। उसे प्रतिदिन माकेले केले से मिपला तक 2 घंटे अवश्य चलना पड़ता, क्योंकि उसकी मालकिन उसे 7:30 से पहले पहुंचने को कहती। समय का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। थकान के कारण वह बिस्तर में लेटे रहना नहीं चाहती थी। उस सुबह काम पर जाना भी नहीं चाहती थी। आगे देखिए, उसे अच्छा लगता यदि वह अस्पताल जाकर यह पता करती कि हेक्टर को दरअसल बीमारी क्या हुई है। उसे अब क्या इच्छा हो रही थी कि मैं हेक्टर को डॉक्टर के पास लेकर जाऊं और पूछूं कि उसको क्या बीमारी हुई है, लेकिन वो मजबूर थी, क्योंकि वो डॉक्टर के पास ले जाने जितने उसके पास पैसे नहीं थे। वहां पर नर्स से बहस करने के लिए उसके पास समय नहीं था, तो ये सब कार्य वो नहीं कर पा रही थी। जब भी वह बीमार पड़ता है, कारमेन उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती। उसका दिल बेचैन हो जाता। एक बार जब उसे वह काम पर ले गई तो मैडम ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसे अपने बेटे को नहीं बल्कि फेंकवा की देखभाल के लिए पैसा मिलता है। उसने यानी कि मालकिन इतनी निर्दयी हो गई कि उसके बच्चे तक को लाने के लिए उसने मना कर दिया। कारमेन को पता था कि उसकी माँ एवं अन्य महिला रिश्तेदार हेक्टर को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आगे देखिए, उसका कबीलाई परिवार बड़ा है। कबीलाई परिवार क्या होता है कि जो ऐसे अफ्रीकी देशों में कांगो देश है, अफ्रीकी कई देश ऐसे हैं जहाँ पर कबीले में लोग रहते हैं। तो ये जो कारमेन थी वो भी कबीलों में रहती थी। कबीला क्या होता है, एक बहुत बड़ा परिवार होता है जिसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसे क्या बोलते हैं, कबीला बोलते हैं। और ये थोड़े से पिछड़े और आदिवासी जनजातियों से बिलोंग करते हैं, तो आदिवासी जनजातियों में कबीला नाम दिया जाता है पूरे परिवार को। तो कबीलाई परिवार था वो कैसा था, बड़ा था। वहाँ जहाँ किसी भी हाल में एक बच्चा कभी अकेला नहीं रह सकता, कोई ना कोई उसके पास अवश्य रहता ही था। ऐसे अकेला उसको नहीं छोड़ सकती थी, पर फिर भी वो मानती थी कि बच्चों की सबसे अच्छी परवरिश उसकी माँ के द्वारा ही हो सकती है और किसी के द्वारा नहीं हो सकती है। जिसे हमने जन्म दिया है बीमारी की दशा में, उसे ही हमारी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। होता है ना कि एक बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी माँ की कमी का अनुभव कब करता है, जब वह बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर जो हेक्टर था वो बीमार था, लेकिन अपनी माँ के पास रहना चाहता था, लेकिन माँ मजबूर थी। माँ मालकिन के घर जाती थी काम करने के लिए और मालकिन ने साफ मना कर दिया था। इस वजह से वो अपने बच्चे को अपने साथ नहीं ले सकी। और जब वो मालकिन के घर चली भी गई तो उसके मन में बस ध्यान उसका वहीं था हेक्टर के लिए कि मेरा बच्चा अकेला होगा। अकेला नहीं मतलब मेरी जरूरत है, क्योंकि अकेला तो नहीं होता है, क्योंकि कबीलाई परिवार में रहती थी तो कोई ना कोई उसके पास अवश्य रहता था। तो अकेला नहीं, लेकिन एक माँ की जो जरूरत होती है, माँ का होना कितना जरूरी है एक बीमार बच्चे के लिए, वो ये यहाँ पर महसूस करती थी। वह कैसे समझाए? कारमेन ने तो पूरी कोशिश की, पर गोरे लोग ये तो समझते हैं कि हम जब भी काम पर नहीं जाते तो उसकी वजह से है आलस, कि हम अगर काम पर नहीं जा रहे तो उसकी वजह क्या है, आलस, है ना। वो ये समझ सकते हैं कि गोरे लोग, क्योंकि गोरे लोगों के वहाँ पर ये काम करती थी कारमेन, तो कारमेन का ये अंदाजा था कि गोरे लोग ये समझते हैं कि अगर हम काम पर नहीं जा रहे तो हो सकता है हम आलस दिखा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों की हमारी कितनी आवश्यकता है, कितना जरूरी होगा, तब जाके हम काम पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जो गोरे लोग थे ये नहीं समझ रहे हैं। हेक्टर के इतने बीमार होने के बावजूद वह आज काम पर आई। दोपहर में उसकी बहन ने कहलवा भेजा कि डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी है। हमेशा की तरह फिर वही बात, वह पैसे कहाँ से देगी, पर हेक्टर का ठीक होना जरूरी है। और उस शाम कारमेन उस छोटी सी लड़की के लिए गा रही थी जिसके पास वह कुछ था,
यानी कि जिसके पास वह कुछ था, उसके माता पिता जेंटलमैन एवं लेडीज के पास ताश खेलने में मशगूल थे। फ्रैंकवा के सो जाने के बाद कार्मेन रसोई में चली गई कि मेहमानों के ब्रिज का खेल खत्म होने तक उसे प्रतीक्षा करनी। प्रतीक्षा का मतलब क्या होता है? इंतजार, ठीक है, वेट करना पड़ता था उसे। वह बूढ़े चौकीदार फर्डिनांड के साथ बात कर समय बिताने लगी। अब वो मैडम से क्या बात करने वाली थी कि मेरा बच्चा बीमार है और मुझे उसके पास जाना है, या फिर मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। लेकिन जो मैडम थी वो मनोरंजन में लगी हुई थी, अपने हस्बैंड के जो गेस्ट आए हुए थे उनके मनोरंजन में लगी हुई थी, तो वो मैडम से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऐसे जो गरीब लोग होते हैं वो इस तरह की बात करने में थोड़ा सा संकोच अनुभव कर रहे थे। तो कार्मेन भी थोड़ा सा यहाँ संकोच अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा करना सामान्यतः अच्छा लगता था, इससे इसका दिल हल्का हो जाता था और चिंता कुछ कम हो जाती थी। जो चौकीदार से बात करती थी, अपने मालिक की खामियां एक दूसरे को सुनाते, और वे क्या कर रहे थे कि अपने मालिकों की जो खामियां थी वो एक दूसरे को सुना रहे थे। कौन? वे कौन? यहाँ पर कौन आएगा? चौकीदार और कार्मेन के बारे में बात की जा रही है। फर्डिनांड आमतौर पर आंखों देखी सुनाते वक्त मालिकों की नकल भी उतारता, मतलब कई बार सुनाते वक्त मालिकों की नकल भी उतारता था। कार्मेन खूब हंसती थी, पर उस शाम वह गुमसुम रही। फर्डिनांड ने उसे इस पर टोका भी था कि मैडम आखिरकार रसोई में आई। कार्मेन, तुम अभी तक गई नहीं, तो यह सबसे कठिन घड़ी थी। मैडम, मुझे कुछ रुपए चाहिए। अब कार्मेन ने अपनी बात यहाँ पर बता दी। क्यों? रुपए तो तुमने 10 दिन पहले ही दे दिए थे। मेरा बेटा बीमार है, उसे दवाई चाहिए। लो जरा इनकी बात सुनो। तो अब मैं जन कल्याण कोष बन गई हूँ। इनके पति नहीं है पर बच्चे हैं, उन बच्चों की देखभाल तो करनी है ही। मैडम, गोरे लोगों का मानना है तो तुम्हारा बच्चा बीमार है, होगा ही। तुम मेरी बात जो नहीं सुनती। मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि उसे सही रंग से जरूर खिलाओ, तुमने कभी ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर जो मैडम थी वो देखिए उल्टा कार्मेन के ऊपर आ गई है। वो कार्मेन को वो कह रही है कि भाई मतलब कि मैं कोई जन कल्याण या कोई मैंने सहायता कोष खोल रखा है जो मैं तुम्हें पैसे देती रहूंगी। यहाँ पर थोड़ी सी ये जो मैडम है वह थोड़ी सी निर्दयी स्वभाव की जानी गई है इस कथन के माध्यम से। नहीं मैडम, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे सड़े पुराने मैनियक से उसका पेट भरना आसान जो है। कार्मेन क्या जवाब देगी? यह कहती कि मैडम द्वारा बनाया गया आहार देने का उसने प्रयास तो किया, परंतु मैडम को इस बात का एहसास ही नहीं था कि कार्मेन के मासिक तनख्वाह का 3 गुना वह अपने पति, बच्ची, स्वयं एवं अपनी बिल्ली को सिर्फ 1 सप्ताह खिलाने में खर्च कर देती है। देखिए जो मैडम है उसका कितना खर्चा है, और जो मैडम है वो कार्मेन के खर्चे पर बात कर रही है। आगे देखिए, यदि वो मैडम को यह बात बताती तो बदतमीजी के लिए तो उसे काम से हाथ धोना पड़ता, लेकिन मन में ही बोलकर रह गई कि तुम मेरी तनख्वाह का जो भाग है वो केवल 1 हफ्ते में ही अपने जो पशु है और अपनी बच्ची और अपने पति और उनके ऊपर ही खर्च कर देती हो। पर जो कुछ भी हो, शाम के इस वक्त मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं। तुम जंगली लोग कब ये समझोगे? कौन कह रहा है? ये मैडम कह रही है कि शाम के समय मेरे पास इस समय पैसे नहीं है। तुम जंगली लोग, क्योंकि कबीलाई महिला थी, और कबीलाई महिला होने के लिए वो जो मैडम है वो गोरी थी, और गोरे लोग उन्हें क्या कहते थे? जंगली। कि तुम जंगली लोग कब समझोगे कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है? तुम रुपयों का अलग अलग मत बनाकर उन्हें बचाना कब सीखोगी? कि अलग अलग तरीके से पैसे सेव करना कब सीखोगी? और मैडम देर तक इसी तरह बोलती रही। कार्मेन उसकी सब बात समझ पाई। दरअसल जब कोई तेजी से फ्रेंच बोलता है तब वह मन ही मन अनुवाद करने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, और वह तालमेल नहीं रख पाती है, और केवल सिर हिलाई जाती है। क्योंकि वो जो महिला थी वो कहाँ की मैडम थी? वो कहाँ की थी? फ्रेंच की थी। वो फ्रेंच भाषा बोल रही थी, इस कारण से कार्मेन जो जल्दी से नहीं समझ पा रही थी। इस बार भी उसने वही किया। शायद इसी से मैडम कुछ नरम पड़ी। जो भी हो, उसने कार्मेन के कुछ एस्पिरियन दी और अगले दिन 500 फ्रैंक देने का वादा किया। दूसरे दिन उसको कहा कि मैं तुम्हें 500 फ्रैंक दे दूंगी। आखिरकार बेचारी कार्मेन वहां से चल पड़ी। माकेले तक का पूरा सफर उसने पैदल तय किया। माकेले मिपला से दूर था, और वह दूरी करीब उतनी थी कि जितनी कि उसके अपने गांव से वह स्कूल जहां वह पढ़ने जाती। रास्ते में सोचने के लिए उसके पास ढेर वक्त नहीं होता था, बहुत सारा समय नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत जल्दी चलती थी। कार्मेन दौड़ना चाहती थी। उसे लगता मानो हेक्टर को उसकी सख्त जरूरत थी, पर वह दौड़ नहीं पाती थी क्योंकि थक जाती थी पूरा दिन काम करते करते। लेकिन वो दौड़ नहीं पाती थी। फिर भी मन में सोचती मैं हेक्टर के पास कितनी जल्दी पहुंच जाऊं। एक माँ सोचती है बच्चे के लिए कि मैं कितनी जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंच जाऊं। बीच में आने वाली जितनी बाधाएं होती वो कब पार कर चल जाती है माँ को पता ही नहीं होता है।
रात भर सो नहीं पाई और फिर खाने में एक स्लाइस मैनियक के अलावा कुछ भी लिया नहीं था। अचानक उसने महसूस किया कि हेक्टर उसे बुला रहा था। बेचारा छोटा हेक्टर, बड़ा होकर क्या वो मुझे चाहेगा? दोनों की जिंदगी के लिए पूरे दिन उसे अकेला छोड़ना मेरी मजबूरी ही तो है। शायद वह कोसे भी कि शायद जो हेक्टर है वो बड़ा होकर क्या मुझसे प्रेम करेगा या मुझे हमेशा कोसेगा कि मेरी माँ मुझसे हमेशा दूर रहती थी। लेकिन क्या वो मुझे समझ पाएगा कि मैं उसी के लिए दूर रहती थी, क्योंकि मुझे 4 पैसों की ज़रूरत होती है। वो पैसे मुझे वहाँ जाकर उससे दूर रहकर ही मैं कमा सकती थी। मुझे भी पछतावा है कि मैंने उसे देखभाल के बिना इतनी देर छोड़ दिया। हाँ, मुझे गोरे लोगों की दवाई और उनकी साख में विश्वास है, लेकिन यदि माँ आज रात को ओझा के पास जाने के लिए कहती है तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो जैसे तैसे चाहे ओझा ठीक करे चाहे डॉक्टर ठीक करे, मुझे तो अपने बेटे को ठीक करना है, ऐसा कारमेन सोच रही थी। और वो मैडम की कई बातों में खो गई। वे वाकई एक दूसरे को कभी नहीं समझेंगे। कारमेन अपने बच्चे की तुलना में मालकिन के साथ अधिक समय बिता चुकी थी। मैडम ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बच्ची को कारमेन के जिम्मे लगा दिया और फिर भी कारमेन मैडम की प्रतिक्रिया को नहीं जान पाई थी। कारमेन की दिमागी उथल पुथल भी तो मैडम की कल्पना से परे थी। वह तो नौकरानी की दुनियादारी की दिक्कतों से बिल्कुल बेखबर थी। कारमेन उसकी नज़र में एक गैर जिम्मेदार और अल्हड़ औरत थी। कौन समझती थी? ये मालकिन समझती थी कि ये गैर जिम्मेदार है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसकी, और बिल्कुल ऐसे फक्कड़ स्वभाव की है, अल्लड़ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, पागल टाइप की है। इस तरह से उसके विचार थे किसके? मालकिन के। आगे देखिए बच्चों, पता नहीं कैसे उम्मीद करती है कि 5000 फ्रैंक प्रति माह में कुछ बचत करूं। पिछले माह उन्होंने सिर्फ 4000 फ्रैंक दिए थे कि 5000 फ्रैंक एक मुद्रा है, फ्रेंच की मुद्रा है, उस मुद्रा का नाम है कि 5000 देकर वो कहती है कि मैं उसमें भी बचाऊं। 4000 दिए विगत, यानी पिछले, विगत का मतलब क्या होता है? पिछले 6 महीनों से वह 500 फ्रैंक प्रति माह काट लेती है ताकि मैंने जो घड़ी खरीदी उसकी कीमत चुकाई जा सके। यह मेरी एकमात्र फिजूल खर्ची थी। उसके बाद बिरादरी के टॉनटाइन में 1000 फ्रैंक माँ को, बिरादरी के टॉनटाइन में 1000 फ्रैंक दिए, माँ को 1000 फ्रैंक, और फिर महीने भर के लिए आई चाची एवं चचेरे भाई बहनों की तीमारदारी के लिए 1000 फ्रैंक लग गए। अब मेरे पास 1000 फ्रैंक बचे और 1000 फ्रैंक की क्या कीमत? मैडम खाने पर प्रतिदिन उतना खर्च कर देती है जितनी मेरी यहाँ पर आमदनी है। सड़क की मध्यम रोशनी में गाड़ियां गुजरती रही। सामने से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट उसकी आंखों को चुंधिया जाती। पीछे से आने वाली गाड़ियों से टकराने से वह बाल बाल बचती, पर कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए नहीं रुकता। हालांकि वह भली भांति जानते थे कि उनमें कम से कम आधी गाड़ियों को उसकी तरह ही कोई काला चला रहा था। पर आज के दौर में जिसकी जैसी मर्जी। ओह काश कल मैडम को दवा के लिए पैसा देना याद रहे। बीजा स्ट्रीट के नज़दीक आते ही रात की शांति को चीरती महिलाओं की क्रदंत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अब इसकी जो एरिया था, उसका जो कबीला था, उस कबीले के पास में एक स्ट्रीट, एक बीजा गली है। उस गली के पास आते ही औरतों के रोने की आवाज़ उसको सुनाई दी। ओ काश कल मैडम को दवा के लिए पैसा देना याद रहे। ब्रिजा स्ट्रीट के निकट आते ही रात की शांति को चीरती महिलाओं की क्रदंत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मुआन मून में केकेंदा है, हेक्टर है, मतलब वो अपनी भाषा में बोलने लगी। क्या हेक्टर है? क्या हेक्टर है? मर चुका है क्या? वो सोचने लग गई है। माना मून में केकंदा है, वह समझ गई। दवा या ओझा, काफी देर हो चुकी है। ओ मेरा बेटा गुजर गया, ओ मेरा हेक्टर, ओ मेरा बेटा गुजर गया। यहाँ देखिए बच्चों कि एक विदेशी महिला है, एक गोरी महिला है। गोरे काले का फर्क अफ्रीकी देशों में बहुत ज़्यादा होता है और उनके प्रति भेदभाव भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो जो फ्रेंच लोग हैं, उन लोगों ने किस तरह के कबीलाई लोगों के साथ में व्यवहार किया है, उनको निकृष्ट समझा है, बिल्कुल ऐसा हीन समझा है। और हीन समझते हुए एक महिला ने, एक माँ ने, जिस माँ ने उन गोरे लोगों की बच्ची को एक माँ की तरह प्रेम दिया है, माँ की तरह पालन पोषण किया है, उस माँ का बेटा आज दवाई और इलाज के अभाव में मर चुका है। उसके 2 बच्चे पहले ही मर चुके हैं, आज वो तीसरा बच्चा भी मर चुका है। उस माँ की क्या मनोदशा हुई होगी, क्या उसकी स्थिति हुई होगी, क्या हाल हुआ होगा जब अपने हाथों से उसने अपने बच्चे के इलाज को उठाया होगा। तो यहाँ पर हेनरी लोपेज जी के द्वारा सामाजिक संपन्नता विपन्नता के बीच के जो फर्क है, उस फर्क को यहाँ पर
पर पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है कैसे लोग निकृष्ट होकर इतनी हीन और दयनीय अवस्था को नहीं देख सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को नहीं देख सकते हैं, केवल स्वेच्छाचारिता के भाव में पूर्ण हो रहे हैं, चाहे उनका जीवन कैसा ही हो। तो इस स्थिति को यहाँ पर हेनरी लोपेज जी के द्वारा व्यक्त किया गया। तो देखिए बच्चों, आज हमारी स्टोरी पेशगी ये भी पूर्ण हो गई है और अगली क्लास में हम पेशगी के प्रश्न उत्तर लेकर और इस चैप्टर को भी यहाँ समाप्त कर देंगे। तो हमारी जो दिगंत भाग 2 है वो पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद शुरू करते हैं हमारी ग्रामर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।